जो अकूत की संपत्ति कमाते हैं या जो काला धन कमाते हैं या जो इस तरह का करते हैं उनके खिलाफ पीएमएलए के तहत कार्रवाई हो सकती है। सरकार को ठगने की नियत से आप वो पर्टिकुलर इनवाइसिंग या वो पर्टिकुलर पैसा आप किसी शेल कंपनी में ले लेते हैं। शेल कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो डब्बा कंपनी है, जो सिर्फ पेपर पे है। आपने अपनी सारी संपत्ति बेच कर दी, सारे असेट्स को आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, पर बैंक लोन को आपने ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी वो ट्रेल करते हुए उसको आप लेके बाहर चले गए। अब वो जो पैसा अंत में जहां पहुंचा है वो पीएमएलए के अंतर्गत ट्राइबल है, उसको पीएमएलए अथॉरिटीज यानी कि ईडी अथॉरिटीज उसे जब्त कर सकती हैं और आपके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई कर सकती हैं। अब इसमें कई बार ईडी अचानक रेड भी मार सकती है, कई बार आपको बुलाती है और आपसे पूछ लेती है, क्योंकि ये लोग बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स होते हैं और इन्हें पूरा का पूरा नॉलेज होता है, स्पेशली मनी ट्रेल का। तो ये ट्रेल पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ईडी को पावर है, वो प्रोविजनल अटैचमेंट इफेक्ट कर सकते हैं आपकी गाड़ी पे, आपके घर पे, आपके बैंक अकाउंट में, या वो तथाकथित जो एलिज्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो जहां तक ईडी के नजर में ट्रेवल करते हुए पहुंची है वो ट्रेल फॉलो करते हुए वहां जाके उसको जब्त कर लिया। ये बहुत बड़ी डिफेंस है, छोटी मोटी डिफेंस नहीं है। आपको अगर प्रोसेस पता है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ईडी ऑफिसर के सामने, और अगर नहीं है तो पहला डिफेंस है आपका लॉ इज बियॉन्ड डिबेट। लॉ तो ऐसा ही रहेगा ना, आप पूरा दिन बहस करिए, पूरी रात बहस करिए, फिर दिन भर बहस करिए, लॉ विल रिमेन एज इट इज। किसी के आर्ग्यूमेंट से वो चेंज नहीं होने वाला। 90% केसेस वहां कोलैप्स कर। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अस्सी। आज हम बहुत खास मुद्दे यानी कि पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में बात करने के लिए आज आपके सामने आए हैं। पीएमएलए एक ऐसा कानून जो ना केवल देश में उन लोगों पर शिकंजा कसता है जो अवैध अकूत संपत्ति इकट्ठा करते हैं और उसको गलत बिजनेस में लगाते हैं, गलत तरीके से उसको इकट्ठा करके गलत जगह प्रयोग करते हैं। सरकारें इस पर बहुत गंभीर हैं। लगातार पीएमएलए कानून के अंतर्गत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, अक्सर आप सुनते भी होंगे खबरों में कि उन्होंने फला व्यक्ति पर छापा मारा या फला कंपनी पर छापा मारा, सीज कर दिया, रिकवरी हो रही है, अटैचमेंट्स कर दिया, तमाम चीज़ें ये आप सुनते रहते हैं। इस कानून को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस कानून की जो प्रक्रिया है बहुत स्पष्ट है, लेकिन प्रक्रिया में ही कभी कभी घालमेल हो जाता है। इसलिए इस कानून को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ डॉक्टर किसलय पांडे साहब मौजूद हैं। डॉक्टर किसलय पांडे सुप्रीम एडवोकेट हैं। सीबीआई, ईडी यानी कि पीएमएलए के मामले, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कंपनी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, संवैधानिक तमाम मैटर, वो विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगातार अपने क्लाइंट्स के लिए अपेयर हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पीएमएलए पे चर्चा करने का दिन है और पीएमएलए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि देश भर में इतना बृहद स्तर पर सरकारें लगी हुई हैं कि ब्लैक मनी को कंट्रोल किया जाए। मैं सबसे पहले तो इस पीएमएलए कानून को लाने के पीछे की मंशा क्या थी, और क्या जो मंशा थी उसको हम कुछ हद तक छुपाएं या बिल्कुल अभी होना बाकी है? डॉक्टर साहब देखिए, पीएमएलए 2002 का आया कानून है और आवश्यकता के अनुसार इसमें काफ़ी सारे बदलाव आए हैं और काफ़ी हद तक इसने बड़ी कारगर कार्रवाई की है और बड़े इफेक्टिव परिणाम दिए हैं। और ठीक है, थोड़ी बहुत कमियां हर जगह आती हैं और कमियों के साथ ही उसका मार्जन होता है, उसमें करेक्शंस आते हैं। तो जितना हम लोग देख पा रहे हैं समय समय पे सरकार भी इसमें जो भी त्रुटियां रह जा रही हैं उसको मार्जित कर रही हैं, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट हैं या माननीय हाई कोर्ट्स हैं वो भी पूरा भरसक प्रयास कर रही हैं कि जो भी चूक रह जा रही उनको प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जा सके। आपने इंट्रोडक्शन के दौरान एक बात कही थी कि जो अकूत की संपत्ति कमाते हैं या जो काला धन कमाते हैं या जो इस तरह का करते हैं उनके पीएमएलए के तहत कार्रवाई हो सकती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति को पता नहीं होता है, मसलन उसने बैंक से लोन लिया और उसने बैंक से ये बता के लोन लिया कि साहब हम इसमें से तो व्यापार करेंगे, पर समय ऐसा रहा
जरूरतें ऐसी रही कि उसने अपनी बेटी की शादी कर ली, गाड़ी, उस पैसे से गाड़ी ले ली। उसे वास्तव में नहीं पता था कि वो एक ऑफेंस करने जा रहा है, और वो जो उसने इतर यानी दर्शाए गए तथ्य से इतर जो पैसे का प्रयोग किया है वो पीएमएलए के अंतर्गत दंडनीय है। पैसा घुमाया है, पैसा, उसकी मंशा घुमाने की, वो तो जरूरत थी, आवश्यकता थी, और वास्तव में उसे पता नहीं था, पर अब वो भी उसमें ट्राई उसको किया जाएगा। पर कानून का यह सिद्धांत है कि इग्नोरेंसिया ऑफ लॉ नॉन एक्सक्यूजेड। अगर कानून का ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि दंड नहीं मिलेगा, दंड तो मिलेगा। तो कुछ गलत, कुछ सही, पर अंततोगत्वा अगर पैसा जो स्रोत से कमाया गया है वो लीगली फिजिबल नहीं है तो आप दंड के अधिकारी हैं, और उसके बड़े सारे बिंदु हैं। दूसरी बात, पीएमएलए कानून लाने के पीछे एक मकसद जो मुख्य था वो ये था कि एक्सपर्ट्स चाहिए तो जो फाइनेंशियल लॉ को समझे। एक्चुअली जो मनी की ट्रेल होती है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। एक जगह से पैसा निकलता है, 20 अकाउंट में ट्रैवल करते करते उसके कई रूप बन जाते हैं। अच्छा, तो जो इस टाइप के जो इस तरह के ऑफेंस करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में जो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास भी काफी ब्रेन होता है, तो वो पूरा प्रयास करते हैं मल्टीपल शेल क्रिएट करने का, मल्टीपल वेल्स क्रिएट करते हैं वो, ताकि वो लॉ एजेंसीज को, सरकार को, कोर्ट को भ्रमित कर सकें और पैसे को पार्क कर सकें। मसलन ये देखा जाता है कि लोग बैंक से लोन लेते हैं या बाहर से कहीं से पैसा उठाया, उसको एक के बाद दो के बाद तीन के बाद दसियों अकाउंट से लेयर करते हुए फाइनली हवाला के जरिए किसी टैक्स हेवन कंट्री में लेके चले जाते हैं, और उसके बाद वहां पे मामला खत्म हो जाता है। अब समस्या ये आ रही थी कि ऐसे लोगों को टैकल कैसे किया जाए। हत्या, लूट, डकैती, आगजनी, रागजनी, बलात्कार, इस तरह के ऑफेंस से निपटने के लिए तो हमारे पास पूरी व्यवस्था थी, पर ये जो कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल वेब ऑफ ट्रांजैक्शंस थे, इससे निपटने का हमारे पास व्यवस्था उतनी कारगर नहीं थी। वो कारण था पीएमएलए कानून के जन्म लेने का, और उसमें जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, टैक्सेशन के एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी ट्रेल को कैसे फॉलो किया जाता है। उनको लेकर आया गया और वो फिर मनी ट्रेल को फॉलो करके उसके अंतिम स्रोत तक पहुंचते हैं। फिर देखते हैं उसको अंतिम रूप क्या दिया गया, उसे किसी टैक्स हेवन कंट्री में पार्क कर दिया गया, उससे घर बना लिया गया, उससे असेट क्रिएट कर ली गई, और उसके अंतिम स्वरूप पे पहुंच के उसके अंतिम स्वरूप को जब्त करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे जो दर्शक हैं, निश्चित रूप से आपने जो बातें बताई पीएमएलए को लेके, क्या ये संभव है कि उदाहरण के तौर पर हम किसी ऑफेंस को ले लें, आप एक काल्पनिक उदाहरण बना सकते हैं, और उस बीच हमारे जो दर्शक हैं वो समझ पाएं कि आखिर पीएमएलए कानून की जद में कोई व्यक्ति कैसे आएगा और ये कानून कब से लागू होगा, आपके उदाहरण में? देखिए, पीएमएलए, पहला तो बड़ा सीधा सा उत्तर इसका ये है कि अगर स्रोत अनएक्सप्लेन्ड है या फॉरबिडन बाय लॉ है, ऐसा स्रोत है जो नहीं होना चाहिए, तो आप पीएमएलए की जद में आ गए। मसलन आपको हम एक तरीका बताते हैं। मसलन आपने कोई बिजनेस किया और बिजनेस आप अपनी प्रिंसिपल कंपनी से कर रहे हैं, पर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए आप उसको लेके गए मसलन किसी शेल कंपनी में, ऐसी कंपनी जो वास्तव में बिजनेस नहीं कर रही है, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, सरकार को ठगने की नियत से आप वो पर्टिकुलर इनवाइसिंग या वो पर्टिकुलर पैसा आप किसी शेल कंपनी में ले लेते हैं। शेल कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो डब्बा कंपनी है, जो सिर्फ पेपर पे है, जिसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, मसलन जो वास्तव में बिजनेस नहीं कर रही है, सिर्फ पर्टिकुलर उस बिजनेस के लिए आपने या उस पर्टिकुलर पेमेंट के लिए उस कंपनी को आपने जन्म दिया या वो पहले से पड़ी थी, आपने वो पैसा उसमें लिया और लेने के बाद आपने उस पैसे को पार्क कर दिया। टेक्निकली वो बिजनेस आपकी एक कंपनी का था, आप किन्हीं कारणों से पर्टिकुलर उस बिजनेस के पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को बी कंपनी में ले गए जो लीगली फिजिबल नहीं था। वो उस कंपनी का बिजनेस था ही नहीं कभी। इतने अकेले से अगर ये मैटर अधिकारियों के संज्ञान में आता है तो पीएमएलए लॉज आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएंगे। या फिर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने दहेज ले लिया, दहेज लेना अपराध है
और उस दहेज से आपने संपत्ति बना ली। अगर कल को ईडी इसमें इंटरवीन करेगी तो वो भी पीएमएलए के अंतर्गत आएगा। दहेज लेना अपराध है और अपराध से अर्जित की गई संपत्ति पीएमएलए में ट्राइबल होगी। ठीक वैसे ही आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेके आपने बैंक को कह दिया जी हम तो बैंक करप्ट हो गए। अब बैंक क्या कर लेगा? वो आपके बैंक सारे के जो लोन अमाउंट था उसको पहले एनपीए डिक्लेयर करेगा, फिर उसके बाद राइट ऑफ मार्क करके फिर अपना जो काम करना है करेगा। आपने अपनी सारी संपत्ति बेच कर दी, सारी एसेट्स को आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, पर बैंक लोन को आपने ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी ट्रेल करते उसको आप लेके बाहर चले गए। अब वो जो पैसा अंत में जहां पहुंचा है वो पीएमएलए के अंतर्गत ट्राइबल है, उसको पीएमएलए अथॉरिटीज यानी कि ईडी अथॉरिटीज उसे जब्त कर सकती हैं और आपके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई कर सकती हैं। अब इसके बहुत सारे प्रारूप हैं। आपने किसी से झूठ बोल के पैसा ले लिया, धोखाधड़ी करके पैसा ले लिया, या आपने किसी की संपत्ति गलत तरीके से हथिया ली जो अलाउड नहीं थी, या मसलन मान लीजिए कि आपने टैक्स बचा लिया, आपने जीएसटी अथॉरिटीज के साथ फ्रॉड किया। सो मान लीजिए आपने जीएसटी के साथ फ्रॉड करके 10 करोड़ का टैक्स बचा लिया, तो जीएसटी तो कार्रवाई करेगी, साथ साथ पीएमएलए भी आपके अंदर आएगा और वो देखेगा 10 करोड़ बचा के उससे आपने कितना इंटरेस्ट कमाया और उसका आपने कहां कहां दुरुपयोग किया, वो सब के सब पीएमएलए की जद में आएंगे। और पीएमएलए की बात मैं जो करता हूं तो मुझे जो प्राचीन न्याय शास्त्र है उसकी एक ऋचा याद आती है, अन्योपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैका 10 वर्षे समूलम तद विनश्यति। गलत तरीके से कमाया गया धन 10 वर्ष तक तो आपके साथ रहेगा, 11वें वर्ष वो स्वयं अपने स्वामी के साथ और जो सही धन था वो भी सारा लेके समूल सर्वनाश को प्राप्त होगा। यह है पीएमएलए का एक्चुअल कंसेप्ट। ठीक है। हमारे दर्शक अब ये जानना चाहेंगे और निश्चित रूप से इससे प्रश्न भी निकलता है, आप बहुत से ऑफेंस के बारे में आप बात कर रहे हैं जो इंडियन पीनल कोड के तहत अपराध माना जाता है, जैसे लूट करना, धोखाधड़ी करना, किसी के साथ चीट कर लेना या किसी को हानि पहुंचाना, किसी भी तरह से मानव शरीर पर कोई तरह का आक्रमण करना वगैरह वगैरह, ये सब आईपीसी के अंतर्गत, इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत अपराध है। पीएमएलए के अंतर्गत जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है, जो लैंग्वेज किताब में दी है, कानून में है, शेड्यूल्ड ऑफेंस और प्रोसीड ऑफ क्राइम, ये 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कृपया हमारे दर्शकों को आप बताइए ये शेड्यूल ऑफेंस क्या है और इस अपराध या पीएमएलए कानून के जद में कोई व्यक्ति कैसे आता है? शेड्यूल्ड ऑफेंस उन्हें कहते हैं जो बीएनएसएस हो गया या कि पीसी एक्ट हो गया, अप टू सम एक्सटेंट कंपनीज एक्ट भी होता है। इनमें जो सूची दी गई हैं उनके अंतर्गत कोई अपराध होता है। अगर देखा जाए तो 95 या 99% हर अपराध शेड्यूल्ड ऑफेंस की लिस्ट में आ चुका है। करेक्ट। कुछ इक्के दुक्के रह रहे हैं, उस पे भी अभी डिबेट चल रही है कि उन्हें शेड्यूल्ड माना जाए न माना जाए। अब बिहार में 1-2 मैटर्स ऐसे हुए हैं, सो अभी उस पे नहीं जाते हैं। तो 98 मोटा मोटा आप मान के चले 98% के आसपास सारे अपराध शेड्यूल्ड ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं और उसका सीधा सा तरीका है समझने का, जो बीएनएस है आप उसे देख लें, मोस्ट ऑफ देम शेड्यूल्ड ऑफेंस में आ रहे हैं, यानी कि पीएमएलए के अंतर्गत आ रहे हैं। वो आप पहले समझो शेड्यूल्ड ऑफेंस है, तो जो शेड्यूल्ड है वो पीएमएलए के अंतर्गत है। करेक्ट। पीसी एक्ट है पीएमएलए के अंतर्गत, इनकम टैक्स पीएमएलए के अंतर्गत आ जाएगा, कंपनीज एक्ट पीएमएलए के अंतर्गत आ जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें। ठीक है। अब जैसे ही आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है या कि इंक्वायरी भी दर्ज होती है, यानी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, इनकम टैक्स इंक्वायरी कर रहा है या सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, इतने से ही, हालांकि कोई मजबूरी नहीं है ईडी की, ईडी खुद भी प्रोसीड कर सकती है, पर जो एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है वो ये है कि इस तरह की चल रही कार्रवाई का ईडी संज्ञान ले लेती है, एफआईआर का, या फिर सीबीआई जो केस लिखती है उसे आरसी कहते हैं, रेगुलर केस। करेक्ट। तो आरसी का संज्ञान ले लेती है, या इनकम टैक्स में जो इन्वेस्टिगेशन खुलती उसका संज्ञान ले लेती है।
या एसएफआईओ जब कोई मुकदमा लिखता है अपने यहाँ पे तो उसका संज्ञान ले लेती है। संज्ञान लेते ही ईडी अपने लेवल पे एक बार प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है और देखती है कि ये उनके मानदंडों पे ये केस स्थापित होता है या नहीं। अगर स्थापित होता है तो ईडी इमीडिएटली ECIR लिखती है और वहां से प्रोसीडिंग शुरू होती है। उसके बाद ईडी के ऊपर ये ईडी का जुरिस्डिक्शन हो जाता है। उसके बाद ईडी पहले सर्च कर सकती है, सर्च के बाद अरेस्ट कर सकती है, जब्ती कर सकती है, जब्ती पहले भी कर सकती है, बिना अरेस्ट किए भी कर सकती है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। जब्ती कर सकती है, जब्त की गई संपत्ति को 30 दिन के अंदर माननीय कोर्ट कंसर्न जो उनका ट्राइब्यूनल होता है वहां सामने रखना पड़ता है। वो उसे 30 दिन के अंदर कंफर्म करते हैं कि आपकी जब्ती ठीक है, उसको राजस्व कर लेते हैं या फिर वो आगे अगर जैसा भी डिसीजन आता है, जो भी एग्रीव्ड पार्टी चाहे ईडी हो चाहे जो अक्यूज्ड है, वो फिर आगे अपील की प्रक्रिया पे जाते हैं और इस तरह से पीएमएलए की जद में कोई भी व्यक्ति पहुंच जाता है। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण आपने बात कही कि ये जो 4 चीजें हैं, अरेस्ट है जी, सीजर है जी, अटैचमेंट है जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है जी, इसको आगे प्रोसीड करने के लिए ईडी के पास मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर हम किसी केस में चलें या आज ईडी किसी कंपनी के पास पहुंच गई और उसको ये पता चला कि किसी पर्पस से कोई पैसा आया था जो घुमा के किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर दिया गया है, ये आरोप है उस कंपनी पे, तो स्टेप 1 में वो क्या करेगी वो थोड़ा सा बताइए अगर इन 4 चीज़ों को अवलोकन। सबसे पहली बात आप ये समझें कि जो कॉरपोरेट्स हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो रही है, वो दिन गए कि मुकदमा में लड़ लेंगे जी, कोर्ट में देख लेंगे, आप कोर्ट में वो तो देख लेंगे, बट ईडी जो आके इमीडिएटली आपकी प्रॉपर्टीज को जब्त करती है। अब कंसेप्ट ईडी का एकदम उल्टा है और सारे मैटर में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, कि हर व्यक्ति निर्दोष है। पर ईडी में डे 1 से बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाले यानी कि अक्यूज्ड के ऊपर होगा। आप साबित करिए कि साहब ये संपत्ति जो है वो गलत तरीके से नहीं कमाई गई है, प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है। जो भी एलिगेशन है आपके ऊपर वो आपको साबित करना है। एकदम उल्टा हो गया यहाँ पे। मैं इस सॉरी आपके बीच में मैं बात को रोक रहा हूँ, मैं इसको सप्लीमेंट एक क्वेश्चन कर दूं जो शायद हमारे दर्शकों के लिए बड़े जानना जरूरी होगा। एफआईआर और ECIR में कोई क्या डिफरेंस होता है? ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? ये थोड़ा सा। जब पुलिस दर्ज करती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो उसे एफआईआर कहा जाता है, सीबीआई दर्ज करती है तो उसे आरसी कहा जाता है, ईडी दर्ज करती तो उसे ECIR कहा जाता है। टर्मिनोलॉजी एक है, बाकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो दर्ज हो रही है ये उनकी टर्मिनोलॉजीज हैं। दैट्स इट। करेक्ट प्लीज। अब जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ आपके खिलाफ ECIR दर्ज हो गई। अब चाहे मुकदमा लिखा हो और अगर पुलिस आपके खिलाफ जांच कर रही किसी मैटर में तो तुरंत सतर्क हो जाइए, इमीडिएटली उस मैटर का लॉफुल एमिकेबल सॉल्यूशन निकाल लीजिए, क्योंकि किसी भी दिन अगर ईडी उसका संज्ञान ले ली तो एफआईआर मतलब पुलिस तो पी दर्ज करके ही प्रोसीड कर रही है। बहुत सारे राज्यों में ये है प्रचलन, कई जगह नहीं है, बट जो मेट्रो सिटीज वहां देखा जाता है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले जो पुलिस होती है वो फुल फ्लेजेड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर करती है और जैसे ही वो पी दर्ज की तो पुलिस आपको गिरफ्तार तो शायद ना कर पाए पर ईडी उसी का संज्ञान लेके आ जाएगी आपके पास। ईडी के पास ये अधिकार है, ईडी उसी को पकड़ेगी, उसी बेस पे सेल करते हुए आपके दरवाजे तक। ये भी यही करीब करीब सीबीआई भी अपनाती है, पी दर्ज करती है। सीबीआई को तो किसी की जरूरत नहीं, सीबीआई तो खुद ही पी दर्ज कर लेगी। जी जी जी, वो तो खुद ही पी दर्ज कर लेगी, खुद ही आरसी रजिस्टर कर लेगी, खुद ही सोर्स इंफॉर्मेशन लिख लेगी। तो सीबीआई की तो बात छोड़ दे, बात हो रही ईडी की। ईडी इनकम टैक्स में अगर आपके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही तो ईडी उसका भी संज्ञान ले सकती है। ईडी को मुकदमे की भी जरूरत नहीं है। या कंपनीज एक्ट में अगर कोई आपके खिलाफ इंक्वायरी चल रही ईडी उसका भी संज्ञान ले सकती है। अगर आपके खिलाफ आपके किसी प्रतिद्वंदी ने कोई केस फाइल कर दिया है 200 में बिफोर कंसर्न कोर्ट, ईडी उसका भी संज्ञान ले सकती है अगर कोर्ट वहां ट्रायल चल रहा है तो उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि ईडी सबसे पहले फिर ECIR लिखती है। ECIR लिखने के बाद ईडी नॉर्मली, हालांकि उनकी कोई मजबूरी नहीं है, बट नॉर्मली आपको समन भेजती है पीएमएलए में। पीएमएलए के प्रोविजंस फॉलो करते आपको समन भेजेगी और आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगाएगी।
और वहां से शुरू होती है। अब इसमें कई बार ईडी अचानक रेड भी मार सकती है, कई बार आपको बुलाती है और आपसे पूछ लेती है, क्योंकि ये लोग बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स होते हैं और इन्हें पूरा का पूरा नॉलेज होता है, स्पेशली मनी ट्रेल का। तो ये ट्रेल पे ज्यादा ध्यान देते हैं और एक बार आपको बुलाने के बाद एग्जामिन करते हैं, समझ जाते हैं क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या सच कह रहे हैं। और वो ईडी है, उनके पास फाइनेंशियल पावर्स है, वो जो आपसे मांग रहे हैं उनको 99.99% में पहले से पता है। वो ज्यादातर आपका कोऑपरेशन देखते हैं, आपका कंडक्ट देखते हैं कि आप कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितना घुमा रहे हैं और कितने क्लीन हैंड आ रहे हैं। करेक्ट। इसका बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्हें तो पहले से पता है आपने क्या कर रखा है। आपसे मंगाया, आपका स्टेटमेंट लिया और वहां से काम शुरू हो गया। अब इस एक बात मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, जैसे ही ईडी को यह पता चलता है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यहां पे इस तरह मौजूद हैं, मसलन आपके पास 100 रुपया आया था या 1000 रुपया आया था, उसमें से आपने 25% करके 10 जगह घर बना लिए। अब ईडी उसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मानेगी और उन चारों को जब्त करके कोर्ट के सामने पेश कर देगी। और अब आपके ऊपर है, आप ट्राइब्यूनल को कन्विंस करिए। अगर आप कन्विंस कर पाते हैं, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है कि नहीं साहब ये पैसा मेरा यहां से आया था, यहां से आया था, यहां से आया था, और अंतिम स्रोत लीगली जस्टिफाई कर पाते हैं, तो प्रॉपर्टी इज योर्स। अदरवाइज वो ट्राइब्यूनल जो है उसको कंफर्म कर देगा, फिर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट बिफोर ईडी, आपने कहा किसी एक्यूज को सम्मन देके बुलाया और उस एक्यूज ने अपना पक्ष ईडी के सामने रखा, यानी कि स्टेटमेंट बिफोर ईडी। करेक्ट। इसका जरा हमें महत्व बताइए कि एक व्यक्ति जब ईडी के सामने पेश हो रहा है तो क्या प्रिकॉशन ले और कैसे, मतलब हो सकता है एक फैब्रिकेटेड केस हो लेकिन आपके स्टेटमेंट का वो गलत फायदा उठाए। देखिए, केस फैब्रिकेटेड है या जेन्युइन है, ये कोर्ट का विषय है। अब आप ईडी अधिकारियों के साथ बैठ के आप उनको ये नहीं कह सकते ना कि तो फैब्रिकेटेड केस आपने रजिस्टर किया है। उन्होंने अपना होमवर्क कर रखा है। अब आपसे वो जो सवालात पूछ रहे हैं, पहली बात तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके अगेंस्ट कहाँ कौन कौन सा केस है, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। और आपके खिलाफ अगर कोई केस हो रहा है तो तत्काल उसे उसी स्तर पर रोक दीजिए। पर चलिए किसी कारणवश आप उसे नहीं रोक पाए, मामला ईडी तक पहुंच गया, तो इमीडिएटली अपने लीगल एक्सपर्ट के साथ बैठ के प्रॉपर कंसल्टेशन कर लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे आप लॉफुली चीज़ों को उनके सामने रख सकते हैं ताकि आपका डिफेंस भी बना रहे और अधिकारियों को भी बेस्ट कोऑपरेशन मिले। अल्टीमेटली उनका कोई आपसे पर्सनल रंजिश नहीं है, वो भी उसके अंतिम छोर तक पहुंचना चाहते हैं। तो अगर आप उन्हें बेस्ट कोऑपरेट करोगे तो उन्हें रीजन ही नहीं है आपके खिलाफ कोएर्सिव जाने का। वो अरेस्ट क्यों करेंगे अगर उनको प्रॉपर आपकी तरफ से कोऑपरेशन मिल रहा है। जैसे सीआरपीसी में 161 का जो बयान होता है उसका महत्व अदालत में नहीं है, ईडी के सामने दिए गए बयान का महत्व है, क्या उसको लिया जा सकता? इसमें बहुत सारे समय समय पे डिबेटेबल ओपिनियंस आते हैं। कई जगह कहा जाता है कि साहब उसका महत्व है और कई जगह आता है उसका महत्व नहीं है। एडमिसिबल उसको माना जाता है। कई जगह कहते हैं कि साहब ईडी इज अ पुलिस अप टू सम एक्सटेंट, कई जगह आता है नहीं साहब ईडी इज जस्ट इंक्वायरिंग एजेंसी। सो ये एक डिबेटेबल इशू है कि उसकी मान्यता है या नहीं। ठीक है। अरेस्ट एक बहुत बड़ी, इसमें ईडी में जब अरेस्टिंग होती है और आदमी एक्यूज नहीं समझ पाता है कहाँ जाए कैसे जाए, और आपने जैसा कहा कि बड़े स्ट्रिंजेंट कानून है पीएमएलए, इसलिए बेल में भी मुसीबत है। अच्छा, रिवर्स बर्डन की जो आपने बात कही, यानी कि एक्यूज को ये प्रूव करना है प्रथम दृष्टया है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आरोप ठीक नहीं है, यही उसको प्रूव करना। अरेस्ट और बेल, ये दो विषय पर सुप्रीम कोर्ट में हालिया जो तमाम तरह के आदेश आए, उसके अवलोकन में आप हमारे दर्शकों को क्या बताएं? देखिए, एक बात ये समझना पड़ेगा कि जैसे आपकी अरेस्ट हो गई है तो आप लोगों को बहुत ज़रूरी होता है कि अपनी बहस को जब आप बेल पे आर्ग्यू करते हैं तो जितना ज़्यादा आप साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट प्रूफ करेंगे, बेल मिलने में उतनी आसानी होगी। बेल लोगों को मिलती है और मिल रही है, और मुश्किल आपका जो वेग आर्ग्यूमेंट है वो कर देता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि बेल तो अगर नहीं हो रही तो लोगों की होती क्यों है। अब जब आप बेल पे जाते हैं तो मेन जो क्रक्स है आपका वो ये है कि जिस पर्टिकुलर
प्रॉपर्टी को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बताया गया है, आप वो भ्रम या वो मिथक कैसे तोड़ेंगे? प्रोसिक्यूशन ने तो केस बना दिया कि साहब इनकी ये गाड़ी चोरी की है या इनकी प्रॉपर्टी जो है धोखाधड़ी की है। अब ये आपके ऊपर है कि उसके लास्ट सोर्स को आप बड़े ही क्रीमी शब्दावली में कोर्ट को जस्टिफाई करते चले जाइए। आप उसे अगर जस्टिफाई कर पा रहे हैं तो बेल मिल जाएगी, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा कमी कहां है और आपकी जो कमियां हैं उसे आप कैसे क्योर करेंगे। आप जनरल जाके आर्ग्यू करेंगे और साहब उससे दुश्मनी है और वो फर्जी केस है और वो ये है और वो है, तो साहब बेल वास्तव में मुश्किल है। ट्विन कंडीशन की सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया, क्या इस ट्विन कंडीशन के बारे में आप बता पाएंगे कि ट्विन कंडीशन ये क्या है, ये कैसे सेटिस्फाइड होती है? ट्विन कंडीशन दो तरफ इंगित करती है। पहला तो प्रोसिक्यूशन को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए बेल को अपोज करने की, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन ये है कि कोर्ट का सेटिस्फाई होना जरूरी है कि जो अपराध पर्टिकुलर अक्यूज्ड के ऊपर दर्शाया गया है ये प्रथम दृष्टया उसके द्वारा कारित होना नहीं पाया गया है, यानी कि ये प्राइमा फेसी ये लगता है कि शायद ये व्यक्ति ने ये अपराध नहीं किया है। ये दो कंडीशंस हैं। पहला, प्रोसिक्यूशन यानी कि ईडी को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो प्रॉपरली आपकी बेल को और आपके एप्लीकेशन को अपोज कर पाए फेयरली। दूसरा, माननीय न्यायालय को संतुष्ट होना पड़ेगा कि प्रथम दृष्टया जो ईडी ने आरोप लगाए हैं वो सत्य प्रतीत नहीं होते, जेन्युइन नहीं लगते। तो क्या आपको मतलब बेल में ही आपको ये साबित करना होगा कि प्रथम दृष्टया का मतलब क्या है? आप पूरे अपने केस को ही बेल में प्रेजेंट करेंगे जिस समय आप बेल लेने जाएंगे? बिल्कुल, ट्विन कंडीशन ऑफ बेल यही कहती है, क्योंकि डे वन से बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। जिस दिन से आपको अरेस्ट किया, जिस दिन से ECIR दर्ज हुई, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी क्षण से आपके ऊपर आ गया कि आप साबित करें, क्योंकि ईडी ने तो अपना सारा खाका तैयार कर लिया, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए, अपना सारा का सारा पेपर वर्क करके कोर्ट के सामने रख दिया कि साहब हमने इनको प्रथम दृष्टया यहां दोषी पाया है और साहब अब आप देख लें। अब उसके बाद कोर्ट अपॉर्चुनिटी देगी, आपको अपॉर्चुनिटी देगी कि साहब आप साबित करें, ईडी को अपॉर्चुनिटी देगी साहब अगर आप इनको काट सकते हो तो काट लो। तो आपके तथ्य को ईडी काटने का प्रयास करेगी, काट पाई तो ठीक है, नहीं काट पाई तो फिर आपको देखना है। अब उसके बाद कोर्ट को सेटिस्फाई होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन है कि कोर्ट को सेटिस्फाई होना जरूरी है कि ईडी के आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत नहीं होते हैं और यह व्यक्ति इस अपराध का भागीदार होना नहीं लगता प्रथम दृष्टया, बाकी तो ट्रायल चलेगा। तो कोर्ट को प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया यानी कि शुरुआत में कोर्ट को यह सेटिस्फाई होना जरूरी है बेल के स्तर पर ही। यानी कि जिस समय आप एक बार मैं आपको जरूर बोलूंगा, और यहीं पे लोग फंसते हैं, यहीं पे नुकसान हो जाता है क्योंकि वो जनरलाइज हो जाते हैं। यहां पे आपको बहुत ही पेनिट्रेशनल रखना पड़ता है अपना आर्ग्यूमेंट, अपनी डिफेंस की अप्रोच को आपको बड़ा ही तार्किक और साइंटिफिक रखना पड़ता है। पीएमएलए के अंतर्गत जो बर्डन ऑफ प्रूफ की आपने बात की, उसकी क्या डेफिनेशन है? बर्डन ऑफ प्रूफ से तात्पर्य होता है कि जो नॉर्मल केसेस होते हैं FIR वगैरह में जो नॉर्मल पुलिस दर्ज करती है, इवन CBI जो दर्ज करती है, उसमें हर स्टेप पे पुलिस या CBI या कि कहें इनकम टैक्स या कि किसी और डिपार्टमेंट को बोले, इन्हें कोर्ट को हमेशा एक्सप्लेन करना पड़ता है, बताना पड़ता है हर बार कि साहब इनका ये है, इनका ये है, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, और लास्ट तक उन्हें साबित करना है कि इस अपराध के लिए ये व्यक्ति जिम्मेदार है। उन्हें ही प्रूफ करना है और बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स प्रूफ करना है। एक तो प्रूफ करना है, दूसरा बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रूफ करना है, तब उसके बाद कन्विक्शन होता है। ठीक है। और अगर वो नहीं प्रूफ कर पाए तो वहां पे मैटर उसका एक्विटल में चला जाता है। पर पीएमएलए में उल्टा है। पीएमएलए में डे वन से कोर्ट ये मानेगी कि ईडी साबित कर चुका है। अब आपके ऊपर है रिवर्स कि अब आप बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज कर दीजिए, आप दोबारा ईडी के ऊपर भेज दीजिए कि नहीं आप ही साबित करिए, और वो आप अपने आर्ग्यूमेंट, अपने पेपर वर्क और अपने डॉक्यूमेंटेशन साबित करते हैं, क्योंकि डे वन से कोर्ट आपको ही मान के चलेगी कि आप दोषी हैं।
आप समझ रहे, दूसरे केस में यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, पर जैसे ही ईडी की जुरिस्डिक्शन आई तो आपको दोषी मान लिया जाता है प्रथम दृष्टया, और बर्डन ऑफ प्रूफ अगर आप नहीं डिस्चार्ज कर पाए देन यू आर गॉन केस। पीएमएलए अंतर्गत गिरफ्तारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमने अक्सर देखा है कि बड़े बड़े राजनेताओं की गिरफ्तारी की जाती है और इसके बाद अदालत में पेश करके रिमांड दी जाती है। कई बार 10 दिन की ईडी रिमांड लेती है, फिर पेश करती है, फिर रिमांड लेती है। अरेस्ट एंड रिमांड को लेके पीएमएलए का कानून क्या कहता है? देखिए, अरेस्ट और रिमांड की जब बात आती है तो सीआरपीसी के साथ उसे पढ़ा जाता है पीएमएलए लॉस को, और अब तो बीएनएसएस आ गया है तो अब उसके साथ बीएनएसएस जुड़ेगा, तो पीएमएलए और बीएनएसएस के साथ संयुक्त स्टडी होती है, ज्वाइंट स्टडी होती है सो फार एज दी रिमांड इज कंसर्न। ठीक है। अब जब अगर मैं साफ और सरल शब्दों में बताऊं तो जो भी ईडी के अधिकारीगण किसी भी व्यक्ति विशेष की गिरफ्तारी करना चाह रहे हैं तो उसके पहले उनके हाथ में एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए कि जिस अपराध के लिए हम व्यक्ति विशेष को अरेस्ट करने जा रहे हैं उसने वो अपराध किया है। ही इज द अक्यूज्ड ऑफ अ पर्टिकुलर और ही इज द गिल्टी ऑफ पर्टिकुलर ऑफेंस। तो पहले तो उनके हाथ में एक रोबस्ट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जिससे वो खुद को कन्विंस करेंगे। अब जब वो खुद को कन्विंस करेंगे तो उसके बाद किसी व्यक्ति के ऊपर वो अरेस्ट इफेक्ट कर सकते हैं। अरेस्ट इफेक्ट करने के बाद उन्हें जब वो गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तारी के साथ साथ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देने पड़ेंगे उस व्यक्ति विशेष को कि इन आधारों पे आपकी गिरफ्तारी हम कर रहे हैं। अब वो इतना इंपॉर्टेंट पीस ऑफ प्रोसेस है कि अगर व्यक्ति को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए गए हैं तो वो अकेले काफी है किसी व्यक्ति की बेल हो जाने के लिए। तो पहले तो उस अधिकारी के पास क्रेडिबल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जिससे वो खुद को सेटिस्फाई करेगा, फिर बाद में उससे कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा कि वो किसी गिरफ्तारी करे, और उसके बाद वो व्यक्ति विशेष को उसके रीजंस और उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताएगा। वो एक नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन है। ये दो पूरे हो गए, आप गिरफ्तारी करते हैं, उसके बाद आप जब रिमांड पे पेश कराते हैं तो रिमांड पे जब आप लेने जाते हैं तो प्रोसेस वही है जो सीआरपीसी में पहले था, जो बीएनएसएस में आता है। 24 घंटे किसी को भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं जब भी आप चाहें, बट 24 घंटे के अंदर आपको स्पेशल जज पीएमएलए साहब के सामने उसको पेश कराना पड़ेगा। स्पेशल जज ठीक वही प्रोसेस अपनाते हैं जो किसी और केस में अपनाते हैं। अक्यूज्ड को एक फेयर चांस देते हैं कि जो ईडी रिमांड मांग रही उसको चाहे तो अपोज कर सकते हैं। वो अक्यूज्ड और उनके जो सम्मानित अधिवक्तागण हैं उनके ऊपर है वो किस तरह उसको पेश करते हैं, और अकॉर्डिंगली जो रिमांड होती है वो ग्रांट होती है। ठीक है। यहां पे मैंने आपको बताया, जानने और समझने वाली चीज है कि ज्वाइंट रीडिंग होती है पीएमएलए की और बीएनएसएस की, क्योंकि बात हो रही है गिरफ्तारी की और रिमांड की, तो ज्वाइंट रीडिंग ही चलेगी। और जैसे किसी और केस में किसी दूसरे अक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, वैसे ही फेयर चांस ऑफ अपोजिंग रिमांड एप्लीकेशन इसमें भी दी जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट के उस प्रतिवादी सिद्धांत की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर इज नॉट ए इंसाइक्लोपीडिया, यानी कि एफआईआर पुलिस ने रजिस्टर करी, किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया किसी भी अपराध में जो आईपीसी के अंतर्गत है और उसे पेश किया और थोड़ी बात रखी, उसके बाद उससे रिमांड ली। करेक्ट। ईडी के मामले यानी कि पीएमएलए के मामले में क्या ईसीआईआर में ही पूरा डिस्क्रिप्शन होगा? नंबर 1। नंबर 2, जो रिमांड एप्लीकेशन ईसी पेश करेगी ईडी, उसमें क्या डिटेल पूरा आरोप और उसके साथ ही डॉक्यूमेंटेशन होगा? मैं उन दर्शकों के लिए या उन लोगों के लिए जो ईडी की अरेस्ट और रिमांड के समय रिमांड एप्लीकेशन की महत्वता कितनी होती है, ये थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दीजिए। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि जब ईडी किसी एफआईआर का या किसी सीबीआई मुकदमे का या किसी इन्वेस्टिगेशन का या किसी इंक्वायरी का संज्ञान ग्रहण करती है
तो वो अपना होमवर्क पहले इंटरनली करती है। यानी जो पुलिस आने वाले कुछ महीनों में, 2 महीने 3 महीने में चार्जशीट फाइल करती है, ईडी उतना पहले दिन से करके चलती है, उसके बाद ही वो ईसीआईआर तक पहुंचती है। क्योंकि आजकल झूठे मुकदमों का भी बड़ा बोलबाला है। किसी को भी देख रहे हैं, कुछ भी करके कोई भी किसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दे रहा है। उस केस में ये ईडी की बड़ी गंभीर, क्योंकि ईडी एक एपेक्स इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है सो फार एज द फाइनेंशियल फ्रॉड्स आर कंसर्न। जैसे सीबीआई प्रीमियम एजेंसी मानी जाती है, वैसे ईडी को भी वही विशेष दर्जा, वही विशेष सम्मान प्राप्त है। तो ईडी उस जिम्मेदारी का पालन करते हुए डे 1 से वो सारा इंक्वायरी स्तर पे ही वो सारी चीजें ले आती है, और जो मोस्ट ऑफ द केसेस देखा गया उसे ईसीआईआर का पार्ट बना देती है, और अपनी फाइंडिंग्स वगैरह डे 1 से लेके चलती है, और कोर्ट को डे 1 से हर चीज ब्रीफ करते हुए चलती है। वो क्रिप्टिक और वो कि अब ये करना है, अब वो तो, अब जैसे मान लीजिए कि ईडी ने अपनी पूरी की पूरी ईसीआईआर लिखी, अपना पूरा का पूरा फैक्ट बनाया, अब उसमें क्या करती है, वो बताती है साहब चिन्हित कराने ले जाना है या क्रॉस क्वेश्चन कराना है, जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं उस पे इनके स्पेसिमेंस वगैरह लेने हैं, या इस तरह की चीजों से उसको एक बार डबल कंफर्म कराना है। और पहले से हमारे पास इतने क्रेडिबल इंफॉर्मेशंस हैं कि अब कोर्ट के लिए मना करना मुश्किल हो जाता है, जब तक अक्यूज्ड की तरफ से कोई ऐसा आर्गुमेंट ना आ जाए जो ईडी की तैयारी पे भारी पड़े। करेक्ट। सीजर और अटैचमेंट दो बड़ी कार्रवाई होती है जो ईडी के माध्यम से होती है। एक्यूज का उस समय क्या राइट होता है या उसे क्या करना चाहिए इस दोनों सीजर और अटैचमेंट के दौरान? देखिए, सीजर और अटैचमेंट ये दोनों अपने आप में दूसरे बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो व्यक्ति चला गया जेल या नहीं गया, या किसी भी परिस्थिति में अब उसकी संपत्ति पे बात आ रही है, गलत है सही है वो ट्रायल का विषय है। अब इसमें ईडी को पावर है, वो प्रोविजनल अटैचमेंट इफेक्ट कर सकती है आपकी गाड़ी पे, आपके घर पे, आपके बैंक अकाउंट में, या वो तथाकथित जो एलिज्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो जहां तक ईडी के नजर में ट्रैवल करते हुए पहुंची है, वो ट्रेल फॉलो करते हुए वहां जाके उसको जब्त कर लेगी। जब्त करने के बाद आपको 30 दिन के अंदर, यानी कि ईडी को वो सारा कोर्ट के सामने रखना होता है। कोर्ट एक अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी में आप जाएं और ईडी के उस अटैचमेंट प्रोसेस को, उस सीजर प्रोसेस को, माफी चाहूंगा, सीजर प्रोसेस को चैलेंज कर सकता है। और अगर कन्विंस कर पाता है तो वो जो सीजर था प्रोविजनल वो कैंसिल हो जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। और अगर आप हारते हैं तो फिर आपके लिए अपील में जाना होता है। दौरान इसके अगर आपको लगता है कि ईडी जो वेरी वेरी प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो नहीं कर रही आपकी दृष्टि में, तो हमेशा आपके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि आपके पास आर्टिकल 21 की जो स्वतंत्रता है वो हमेशा रहेगी, बशर्ते आप माननीय न्यायालय को कन्विंस कर पाएं कि साहब ये जो प्रोसेस, क्योंकि अगर आप बिना किसी तथ्य के बनाए और सीधे उठाए और आपने कहीं का ईंट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा लेके आप सीधे पहुंच गए हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट आपको डिसमिस कर देगी। वो बोलेगी आपके पास अल्टरनेटिव एफिकेसिस रेमेडी है, वापस जाइए ट्राइब्यूनल के पास, वहां अपनी बात रखिए, यू आर डिसमिस्ड। आपके केस पे एक धब्बा और आ गया। तो आपको माननीय हाई कोर्ट जाने से पहले अपना पेपर वर्क, अपना होमवर्क कर लेना पड़ेगा, ताकि आप कोर्ट को कन्विंस कर पाएं कि हम सुने जाने योग्य हैं। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं और आप कोर्ट को सुना पाते हैं तो हो सकता है कि जो ईडी का ये जो प्रोसेस है इसी स्तर पे आप कोई रिलीफ ले पाएं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने कानून के बारे में निश्चित रूप से बहुत बेहतर बातें बताई, कैसे अरेस्ट, रिमांड, सीजर, क्या क्या कोई एक्यूज कर सकता है। अब एक बड़ा वाइटल प्रश्न यहाँ पर आता है कि ईडी को लेकर, उसकी कार्यशैली को लेकर, पीएमएलए कानून को लेकर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार पर सवाल है और विपक्षियों का ये सवाल है कि इसको एक तरह से टूल की तरह दबाव देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इस पर खास विपक्षी से आपका क्या मतलब है? राजनीतिक पार्टी? राजनीतिक में दलों की बात कर, मेरा विषय नहीं है वो। मैं होता कौन हूं किसी राजनीतिक पार्टी पे कमेंट करने वाला। जहां तक प्रश्न उठाने का सवाल है तो कौन सी एजेंसी जिस पर प्रश्न नहीं उठ रहा है? क्या पुलिस पे प्रश्न नहीं उठता? क्या सीबीआई पे प्रश्न नहीं उठता?
या टैक्सेशन अथॉरिटीज पे प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न उठाने वाले प्रश्न उठाते रहेंगे और उसके लिए कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स उनका निर्णय करती रहेंगी। तो मेरे लिए उचित नहीं है किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से या उसके पक्ष या विपक्ष में कोई टिप्पणी करूं। ईडी की कार्यशैली, सीबीआई की कार्यशैली पे हमें या फिर पुलिस की कार्यशैली पे हर व्यक्ति प्रश्न उठाता रहा है, उसका अधिकार है। हम भी अपीयर होंगे, हमें भी जहां जहां कमियां लगेंगी हम भी उठाएंगे। वो माननीय न्यायालय के ऊपर है कि वो उसकी एनालिसिस करें कि हमारा प्रश्न कितना तार्किक है, कितना जेन्युइन है और कितना रीजन्ड है। करेक्ट। डिजिटल के युग में जहां पीएमएलए जैसे क्रिप्टो करेंसी डिजिटल का युग है, वहां पर कितना इफेक्टिव है पीएमएलए कानून? पीएमएलए कानून, अगर हम ये जो थोड़े बहुत जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आ रहे हैं, अगर इनको हम हटा के रखें तो काफ़ी हद तक पीएमएलए सक्सेसफुल हो रहा है और समय के साथ इवॉल्व हो रहा है। मसलन जो अब जैसे दूसरे देश में जो संपत्तियां लोग बना ले रहे हैं, अब पहले बड़ी समस्याएं होती थी, पर अब ईडी के पास ऐसे प्रदत्त अधिकार आ गए हैं कि वो किसी दूसरे देश में जाके आपकी वो प्रॉपर्टी को भी प्रोविजनली अटैच कर सकती है। क्रिप्टोज में काफी हद तक ईडी काम कर रही है, पर अभी भी कुछ ऐसे गैप्स हैं जिसको मुझे लगता है समय के साथ अगर हम लोग थोड़ी और मेहनत करें, क्योंकि ये जिम्मेदारी ईडी की नहीं बल्कि हम सब लोगों की है कि हम लोग मिलके इसमें कोई ऐसे प्रोसेस लेकर आए कि हम उसको भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इससे आप सिर्फ ये ना देखें कि कोई राजनीतिक है, आप ये देखें कि आगे आने वाले युग में लोग सुपारियां भी देने की कोशिश करेंगे। लोग बहुत सारे इलीगल गैम्बलिंग वगैरह, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, सुपारी और अपना एनडीपीएस, बहुत सारे इस तरह के मैटर्स का पेमेंट क्रिप्टो में करने की कोशिश करते आ रहे हैं। तो जरूरी है कि इसका हम लोग कोई सोल्यूशन निकालें। तो आई एम श्योर कि बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन निकलेगा और ईडी की जद में ये काफी हद तक आ चुका है। जो थोड़ी बहुत कमियां रह रही हैं उस समय के साथ वो भी मैच हो जाएंगी। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। साल 2022 में विजय मदन लाल चौधरी करके एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया जिसमें पीएमएलए को उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही माना। आपको क्या लगता है, पीएमएलए कानून में कमी है या ईडी द्वारा जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसमें कमियां रह जाती हैं? देखिए, ऐसा है कि कमी आना ये कोई मैटर ऑफ प्रैक्टिस नहीं कि ईडी जानबूझ के कोई कमी करती है। कई बार जाने अनजाने कुछ कुछ कमियां निकल के आती हैं। वो जो कमियां निकल के आती हैं उसी का फायदा डिफेंस लेता है। जिस विजय मदन लाल जजमेंट की आप बात कर रहे हैं, 3 जज बेंच का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जजमेंट है। उसमें कई सारी अच्छी चीजें भी निकल के आई हैं। मसलन उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहती हैं कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा होना जरूरी है पहले से, उसी का संज्ञान ईडी लेगी। और बहुत सारी चीजें हैं जो ईडी को बताई गई। कुछ ईडी के फेवर में आया, अच्छा, तो कुछ अक्यूज पर्संस के फेवर में आया। हर कानून जब आता है तो कुछ उनके फेवर में जाता है, कुछ उनके अगेंस्ट में जाता है। तो यह कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा कि साहब ईडी गलत काम कर रही है और गलत ही करती है, ऐसा नहीं है। आप देखें, एक से बढ़कर एक, आए दिन पेपर में पढ़ते हैं, एक से बढ़कर एक बैंक फ्रॉड के मैटर्स आ रहे हैं और अगर ईडी उसको इमीडिएटली क्लच ना करे तो पैसा कहीं का कहीं चला जाए। ईडी ही है वो इमीडिएटली, सीबीआई इमीडिएटली जो उसके कल्प्रिट्स होती हैं उनको डिटेन करती है, उनको प्रोसिक्यूट करती है। ऑन दी अदर हैंड ईडी इमीडिएटली मनी की ट्रेल फॉलो करते करते उसके अंतिम स्रोत तक पहुंच के उसको लेकर आती है। तो ये दोनों एजेंसीज मिलके जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं उसको क्रप करने की कोशिश कर रही है। थोड़ी बहुत कमी आना लाजमी है और वो भी इंप्रूव हो रही है। कमी तो सबके साथ हो रही है, वो होती रहेगी। अच्छा, तो आपकी ऊपर है कि आप सही कमी को पकड़ें और उसको अपने डिफेंस का पार्ट बनाएं। ये आपके ऊपर है। बीइंग अक्यूज्ड, दैट इज ओपन टू यू, दैट्स योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब विजय मदन लाल ने कहा कि आपके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। बाद में वो इशू डिबेटेबल बना, फिर घूमते फिरते मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक और व्याख्या दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके खिलाफ नहीं हो चलेगा, मुकदमा होना चाहिए। एक मुकदमा होना चाहिए, चाहे वो आपके खिलाफ हो चाहे किसी और के खिलाफ हो। जब ईडी उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेगी और उसमें आपके खिलाफ फैक्ट आएगी तो अपने आप तक पहुंच जाएगी।
दो बातें आपने बेहद महत्वपूर्ण कही। एक तो पीएमएलए में हमारे ये जो दर्शक लगातार देख रहे हैं और डॉक्टर साहब की बात सुन रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि कानून अपनी जगह है, उसकी प्रक्रिया अपनी जगह है। जब भी पीएमएलए के अंतर्गत ईडी कोई कार्रवाई करती है तो वो कार्रवाई का तमाम लकुना आप ढूंढ सकते हैं। एक डॉक्टर साहब बड़ा इम्पोर्टेंट आता है पक्ष, एक तो हो गया पीएमएलए कानून को ईडी द्वारा लागू किया जाना, उसका प्रोसेस फॉलो करना। करेक्ट। एक दूसरा पक्ष है जो डिफेंस का पक्ष है। आपके अनुभव के मुताबिक डिफेंस इस तरह के मामलों में अगर कोई मामला झूठा ही उसके खिलाफ बनाया गया है, करेक्ट, पहले दिन से प्रिज्यूम, उसका डिफेंस कैसे लेगा कोई व्यक्ति? देखिए, पहली बात तो प्रोसेस ये होता है कि जब कोई भी इससे प्रताड़ित है, जो भी एग्रीव्ड है, वो जब भी बीइंग अ लॉयर, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि जब वो अपना डिफेंस लेके हमारे पास आता है तो उसका डिफेंस तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ साथ हम ओवरऑल एक स्टडी भी करते हैं पूरे मैटर में कि हम और बेहतर क्या निकाल सकते हैं। यही काम होना चाहिए कि वो जो व्यक्ति विशेष है, जो एग्रीव्ड है, जो अपने आप को विक्टिम पा रहा है इस मैटर में, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक विस्तृत स्टडी करे अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ और प्रोसिक्यूशन का जो केस है उसको पूरे तरीके से अपना जब डिफेंस करेगा, जब पेपर वर्क करे तो उसमें उसको तोड़े, पॉइंट तोड़े उसको, और सिर्फ आर्ग्यूमेंट में तोड़े, पेपर्स पे उसको टूटता हुआ दिखाना पड़ेगा कोर्ट को, प्रॉपर जस्टिफिकेशन लेकर आना पड़ेगा आपको। आपका सामना ईडी से हो रहा है, आपका सामना देश की प्रीमियम एजेंसी से हो रहा है, तो आपको अपनी तैयारी भी मोस्ट प्रीमियम करनी पड़ेगी, मोस्ट एक्सीलेंट करनी पड़ेगी, एब्सोल्युटली स्पॉटलेस, फ्लॉलेस। इस तैयारी के साथ फिर उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस, ये नहीं कि आया मैटर तुरंत झम से चले गए बेल लगा दिए, ऐसा नहीं होता है। ये पुलिसीय कार्रवाई नहीं है, वो एक बहुत ही पेचीदा कानून है और उतना ही पेचीदा आपका डिफेंस होना चाहिए। पेचीदा भी होना चाहिए और मैं कहूंगा सिंपल भी होना चाहिए। पेचीदा तो उन्होंने बना दिया, अब आप है उसको आप सिंप्लीफाई करके कोर्ट को आप कैसे दिखाते हैं, उनके एक एक एलिगेशंस को, उनके एक एक ग्राउंड्स को आपको तोड़ना है अपने डिफेंस में और टूटते हुए दिखाना है, और इस तरह से करना है कि वो जो जुडिशियल माइंड है ऑनरेबल कोर्ट का, स्पेशल जज का जो पूरा का पूरा उन्होंने अपना प्रभाव बनाया है कोर्ट में, उसे आप कैसे तोड़ेंगे। ये जिम्मेदारी अक्यूज्ड की और उनके लॉयर दोनों की है कि वो संयुक्त स्टडी करें, ज्वाइंट स्टडी करें फाइनेंशियल्स की, और अपना डिफेंस तैयार करें। एक तरफ तो वो प्रोसिक्यूशन के केस को तोड़ेंगे, यानी ईडी के केस को तोड़ेंगे, साथ ही साथ वो जो मदर केस है ना, करेक्ट, यानी वो जो सीबीआई का है या वो जो पुलिस का है, उस केस में भी जितनी जल्दी हो सके उस केस को भी खत्म करें, चाहे एक्विटल ले लें, चाहे क्वैश करवा लें, चाहे डिस्चार्ज ले लें, कैसे भी करके आप उस केस से बाहर आए। तो आपके पास दो डिफेंस है, या तो आप पीएमएलए में फर्स्ट प्रेफरेंस आपके पास है कि आप पीएमएलए में आप डिस्चार्ज होकर बाहर आ जाएं या बेल लेके बाहर आ जाएं, या कि उस मदर केस को आप अगर आप खत्म कर पाते हैं तो उसी बेस पे इसकी भी क्वेश्चन लग जाएगी, ये भी क्वेश्चन है। उसका मदर जो केस है जिसके आधार पर जेनेसिस केस बोलेंगे जिसे, जेनेसिस और टेक्निकल भाषा में कहते हैं प्रेडिकेट ऑफेंस। डॉक्टर साहब, आपने जो प्रेडिकेट ऑफेंस की बात करी जिसके आधार पर ईडी पीएमएलए कानून के अंतर्गत आपको घेरती है, प्रेडिकेट ऑफेंस का एग्जिस्टेंस में होना ना होना कितना महत्वपूर्ण है ईडी के केस, पीएमएलए के केस? प्रेडिकेट ऑफेंस का मतलब है जेनेसिस। अगर उस केस में ही आप डिस्चार्ज हो गए, एक्विटल हो गए, क्वैश हो गया, या वो केस किसी भी कारणवश खत्म हो गया और आप उससे बाहर आ गए, तो ईडी का केस टू योर एक्सटेंट भी खत्म हो जाएगा, आप उसकी क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्योंकि जब मेन केस खत्म हो गया तो प्रैक्टिस ये है कि वो भी केस खत्म हो जाता है। उसके लिए आपको इमीडिएटली कंसर्न हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और वहां पे आपको कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा, और इन दिस वे दैट ईडी केस आल्सो गोज अगेंस्ट यू। ईडी को लेकर एक आम परसेप्शन है भय का कि साहब ईडी की जांच शुरू हो गई है या ईडी इस मामले में जांच कर रही है। ये भय का क्या कारण आप समझते हैं और कितना लाजमी है इनका ये भय? देखिए, भय जैसी चीज का तो मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। भय तो आपको ये तो बहुत कमजोरी, तो आप लड़ने से पहले हार गए, आप जीने से पहले मर गए, तो भय को तो पहले बात तो आप निकाल बाहर करिए। भय जैसी कोई चीज नहीं होती है। पर पीएमएलए में जो ईडी अथॉरिटीज की अप्रोच होती है वो कॉशियस करने वाली होती है। कॉशियस रहिए ना,
प्रिपेंट एंड प्रिपेयर इज बेटर देन रिपेंट एंड रिपेयर। तो कॉशियस रहिए। और वो अच्छा, दूसरी बात, उनकी अप्रोच बड़ी एग्रेसिव होती है। इमीडिएटली वो आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देंगे, आपकी प्रॉपर्टी को इंपाउंड कर लेंगे, कार आपकी जब्त कर लेंगे। इसलिए लोग थोड़े से डर जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं। और अगर आपको लगता है कि यहाँ ये प्रोसेस गलत हो रहा है, या आप मसलन मान लें आपके पास एक ही घर है, हालांकि प्रोविजनल जब ईडी अटैच करती है तो वो आपको बाहर नहीं निकलता है, डिस्पोजेस नहीं करती प्रॉपर्टी, पर अगर ऐसा कुछ होता दिख रहा है आपको, तो आप किसी भी स्टेज पे हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। डर के बैठने से काम नहीं होगा, आपको लड़ना पड़ेगा। ये साल 2022 का ही आंकड़ा है जो डिफेंस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, जहां ईडी ऑफिशियल हैव सिक्योर्ड ओनली 9 कन्विक्शन आफ्टर कंडक्टिंग 1700 रेड्स एंड 1569 स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन सिंस 2011 से 22 तक का। मतलब इस लेवल का अगर कम रेशियो है तो इसका क्या आप प्रमुख कारण समझते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि ईडी के पास मैन पावर की कमी है। जिस स्तर पे और जिस इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन को एक्सपेक्ट करती है जुडिशरी, वो ये नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी, इसलिए तो मैंने कहा डरने की बात नहीं है। इसमें एफआईआर स्क्वैश हो रही हैं, तो ईडी केसेस चले जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक बार बेल आउट हो जाते हैं तो आपका काफी हद तक स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। और आप आंकड़े खुद ही बता रहे हैं कोर्ट के ऐसे ऐसे हैं। तो इससे मेरा जो पहला वाला रिप्लाई था कि डरने की जरूरत नहीं है, वो इससे जस्टिफाई होता है। आप लड़िए, आपको एक्विटल मिलेगा। और देखिए, लोग जस्टिफाई कर रहे हैं और उनको एक्विटल मिल रहा है। करेक्ट, एक्विटल मिल रहा है, केस क्वैश हो रहा है, इतनी सारी रिलीफ मिल तो रही, डरने की क्या बात। डॉक्टर साहब, आपने पीएमएलए कानून का जिस तरह व्याख्या की, उससे एक बात बिल्कुल निकल के आती है कि पीएमएलए के प्रोसेस को जानना, उसको समझना ही अपने आप में किसी व्यक्ति के लिए डिफेंस होगा। इस बात को लेकर आप कितना मानते हैं कि ये बहुत बड़ी डिफेंस है, छोटी मोटी डिफेंस नहीं है। आपको अगर प्रोसेस पता है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ईडी ऑफिसर के सामने, और अगर नहीं है तो पहला डिफेंस है आपका। आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देना मैंडेटरी है, ये प्रोसेस का पार्ट है। बट अगर आपको नहीं मिला है तो ये दूसरा बहुत बड़ा डिफेंस है आपका साहब। और ईडी के हर प्रोसेस को माइन्यूटली समझना, और अगर वो प्रोसेस नहीं फॉलो हो रहा है तो अपने आप में एक ऐसा डिफेंस है जो मेरिट का विषय नहीं, लॉ का विषय है। मेरिट हमेशा डिबेटेबल होती है, लॉ इज बियॉन्ड डिबेट। लॉ तो ऐसा ही रहेगा ना, आप पूरा दिन बहस करिए, पूरी रात बहस करिए, फिर दिन भर बहस करिए, लॉ विल रिमेन एज इट इज। किसी के आर्ग्यूमेंट से वो चेंज नहीं होने वाला। तो प्रोसेस अगर आप अच्छे से समझते हैं ईडी का, उनके काम करने का तरीका समझते हैं, मसलन अगर आप कुश्ती के मैदान में हो और आपको अपने ओपोनेंट के सारे दांव पता हैं, तो आपको पता है बच के कैसे निकलना है। उसका अगर आपके पास प्रॉपर तैयारी है और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, 90% केसेस वहां कोलैप्स करते हैं जब आपको प्रोसेस नहीं पता और बाद में आपको पता चलता है कि अरे, एग्जाम्पल के तौर पर कि मैं 6 महीने से जेल में हूं और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट तो मुझे दिए ही नहीं थे। अगर आपको पता होता तो उसी स्टेज पे रिमांड कैंसिल हो जाती, उसी स्टेज पे आपको बेल मिल सकती थी, और बहुत सारे लोगों को बेल मिलती है। करेक्ट, बहुत सारे स्वनामधन्य केसेस हैं जो हम लोग रेगुलर पढ़ते हैं, जो रेगुलर हम लोग समझते हैं, उसमें सिर्फ इसी बात पे बेल हो गई कि ईडी ने प्रोसेस फॉलो नहीं किया, या सीबीआई ने प्रोसेस फॉलो नहीं किया, या एनआईए ने प्रोसेस फॉलो नहीं किया। तो मेरिट क्लाइंट बता देता है और लॉ वकील साहब को समझना पड़ेगा। तो ये जो ज्वाइंट जुगलबंदी है, ये एक एक्सीलेंट डिफेंस तैयार करती है जो किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर जस्टिस दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन इसके साथ ही एक क्वेश्चन जुड़ा होता है कि पीएमएलए का अगर किसी व्यक्ति मामला दर्ज हो गया है और वो अपने डिफेंस के लिए लॉयर खोज रहा है, तो उसको क्या पता करना चाहिए किसी लॉयर के बारे में? वो कैसे ये संतुष्ट हो पाएगा कि ये पीएमएलए का हमारा फलाना वकील साहब केस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है ना कि सारे वकील साहब कानून जानते हैं, कानून पढ़ें तभी तो वकील साहब हैं। बट जब आप पीएमएलए या स्पेशल एनैक्टमेंट्स कहते हैं इन्हें, कंपनीज एक्ट, पीएमएलए, या कि हम कहें पीसी एक्ट,
तो इसके एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक बस यही पढ़ा है, यही जिया है, उन्हें और कुछ करना ही नहीं, उनके पास कुछ और करने का समय नहीं होता। तो वो लॉयर्स, उन्हें अच्छे से पता है, वो नींद में भी आपको बता देंगे इसके बाद ये स्टेप होना चाहिए, और वो छोटे छोटे माइन्यूट मिस्टेक्स को भी लेके आपके डिफेंस का पार्ट बना सकते हैं। देखिए, बड़ी कोई मिस्टेक नहीं होती, वो छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो बड़ी होकर नजर आती है। तो ये वही बताएगा जो बहुत ही अच्छे से पीएमएलए स्टेप्स को जानता हो, स्टेप बाय स्टेप चीजें उसे पता हो। तो ऐसे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो मुझे लगता है कि आपको बेहतर और जल्दी जस्टिस दिलाने में एक कारगर भूमिका निभा सकते हैं। बाकी जो प्रताड़ित है, जो विक्टिम है, ये उसका सोल डिस्क्रिप्शन है, वो किसे एंगेज करता है, किसे नहीं एंगेज करता है। जहां तक आपके सवाल की बात थी, उत्तर मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने पीएमएलए कानून को लेकर बहुत बारीक से और बहुत ही साधारण शब्दों का प्रयोग करके भी आपने इतने अच्छे कानून का स्पष्ट व्याख्यान किया। निश्चित रूप से जो लोग प्रताड़ित हैं या उनके खिलाफ गलत मामले हो गए हैं या वो नहीं प्रोसेस जानते हैं कि इसको कैसे हम फेस करें, उनके लिए निश्चित रूप से ये वीडियो अपने आप में बहुत लाभकारी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।